हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट जेईई पीवाईक्यू 2022। तो बच्चों 2022 के पीवाईक्यू और उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरी होगी आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा जेईई 2023 की कंप्लीट हमने जो पीवाईक्यू किए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जेईई 2023 पीवाईक्यू देखिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका टेलीग्राम चैनल या आपको सेपरेट वीडियो बना के हमें उसका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और बच्चों जो पहला टाइप के क्वेश्चन है वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ आप सभी को पता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कई बार बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या? जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था कि दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। सिमिलरली दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो भी आपका फोर्स होगा, जैसे कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज ये Q2 है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं कूलम्ब लॉ। ठीक है, और कूलम्बिक लॉ जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, और वो दिया जाता है बच्चों ऐसे 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का बेसिक फॉर्म है जब हमारा ये एयर की कंडीशन दी है हमको। जब कहाँ पर पूछे? एयर पे पूछे, वैक्यूम में पूछे। ठीक है, वहीं अगर मीडियम की बात करें कि मीडियम में कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है कि मीडियम में जो भी एयर का हमारा फॉर्मूला है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्या है मीडियम के लिए, और ये है हमारा एयर के लिए। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखिए इसमें कि जो हमारा कूलम्बिक लॉ है बच्चों, ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड लॉ को आपका ये फॉलो करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इससे फायदा यह है कि किसी भी पाथ के अलोंग अगर वर्क डन देखेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और हम इसमें आगे बात करें, अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर थर्ड लॉ से हो ही गया है, एयर हो ही गया है, और आपका जो कूलम्बिक लॉ है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का भी हो गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, एक चीज़ और हो सकती है। अगर आपने जैसे कूलम्बिक लॉ है, कोई भी कूलम्बिक लॉ है, यहाँ से आपसे क्या क्या पूछी जाती है? ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट पूछी जाती है। तो इसकी यूनिट एक तो आप कूलम्बिक लॉ से निकाल सकते हो, एक आप आगे जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वहाँ से निकालेंगे। तो फेरेड मीटर भी होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फेरेड मीटर किसकी यूनिट है या एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताइए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा समझेंगे। क्वेश्चन आया क्या है पहले तो आप ये देखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दो स्टेबल आपके पास मेटालिक आइडेंटिकल मेटालिक स्पेयर है ए और बी। जब आपने उसको किसी सर्टेन प्लेस पे रखा, जैसे मान लो कहीं पर भी रखा, और तो उस पर फोर्स एफ लग रहा है, तो दोनों हमारे पास दो स्पेयर थे मान लो, और दोनों का कोई चार्ज हुआ होगा, तो हम मान लेते हैं क्यू क्यू चार्ज है अगर, और ये ए है ये बी है। ठीक है, और डी डिस्टेंस पे हमने रखा है, तो सर्टेन डिस्टेंस पे इस पे कितना है फोर्स एफ है। और आप सभी को पता होगा एफ जो हो जाएगा 1/4πε0 दोनों चार्ज का इनटू तो क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आगे करें अनदर आइडेंटिकल चार्ज अनचार्ज स्पेयर, एक ऐसा स्पेयर जो चार्ज नहीं है, फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ए, तो ए से हमने उसका कॉन्टैक्ट किया। तो जब सी से ए का कांटेक्ट करेंगे तो ए सी जब हम मिलाएंगे भैया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू, क्योंकि सी तो अनचार्ज है। तो अब जो हमारा इनको सेपरेट करने में चार्ज हो जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमारा बच्चों कंजर्व होता है। तो दोनों के पास Q/2 चार्ज हो जाएगा। पूछ क्या रहे हैं उसके बाद? कह रहे हैं कि फिर बी के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ए तो नहीं है, ए की जगह बी है, बी को हमने सी के साथ कनेक्ट किया। बी का चार्ज था Q और सी का था Q/2, तो ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 3Q/2। जब ये सेपरेट होंगे तो इन पे जो चार्ज हो जाएगा बी पे हो जाएगा
3q/4 बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3q/2 का इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों का आप आधा आधा कर सकते हैं, तो 3q/4 हो जाएगा भैया। तो ए का भी चार्ज निकल गया, बी का भी निकल गया। आप कह क्या रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि फाइनली प्लेस इन मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अब हमें ये चार्ज को कहाँ पे रखने को बोल रहे हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट पे, मान लो सी पे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप ये मिड पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, तो पूछ क्या रहे हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी विल बी, तो सी पे कितना फोर्स होगा। अब आप देखिए जो सी पे फोर्स होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस साइड को लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस साइड को लगाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो कैंसिल करेंगे, तो एफ नेट, ठीक है, कैंसिल नहीं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2। तो बस आप F1 F2 निकाल दीजिए। F1 क्या ले लेते हैं, F1 निकाल लीजिए आप इन इस दो के बीच का, और F2 ये वाले बीच का, ठीक है। जो हमारा F1 है वो B की वजह से है, जिसकी डायरेक्शन ये F1 हो गया, और इस साइड को F2 हो गया, ठीक है भैया। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू अगर हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को K ले लेते हैं, K और 3 3 जा 9 Q² अपॉन में हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 16r²/4, ठीक है भैया, माइनस, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप अगर इसको माइनस करेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K, ठीक है, Q इंटू 3Q हो जाएगा, 3Q² अपॉन 4 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, इंटू डिस्टेंस जो है r²/4, क्योंकि इसकी अगर डिस्टेंस आप r ले रहे हो, पूरे की डिस्टेंस अगर r ले रहे हो, तो मिड पॉइंट पे यहाँ तक की डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, और ये वाली भी r/2 हो जाएगी। तो हमने फॉर्मूला में डिस्टेंस क्या रखा, r²/4 रख दिया, और ऊपर चार्ज की वैल्यू रखी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3/4 KQ²/r²। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 3/4 टाइम्स F। इजी क्वेश्चन था ये, पहले ऐसे ही नीट में भी काफ़ी बार आ गए हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी चार्ज Q है, ये क्वेश्चन बहुत पहले से आता है, उसके अगर आप दो पार्ट कर दें, Q1 Q2 दो पार्ट कर दें, तो इन Q1 और Q2 के बीच में अगर फोर्स मैक्सिमम होता है, समझ रहे हैं, अगर आप कोई भी दो चार्ज है आपके, एक चार्ज है आपके पास, आपने उसको ब्रोक किया दो पार्ट में, Q1 और Q2 में, तो अगर ये Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है, तो ये जो Q1 और Q2 की वैल्यू है बच्चों, ये बराबर होगी, और जो ओरिजिनल चार्ज है उसका आधा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, देखिए 4 माइक्रो कूलम को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, डिस्टेंस दोनों की कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, और कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्ज सो दैट द फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो मैंने अभी भी आपको बताया था दोनों इक्वल होने चाहिए और इसका आधा होना चाहिए, तो आंसर बी हो गया। आप कहेंगे मेथड से ही करते हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये Q की वैल्यू हमारी, इस Q की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम दिया है, अगर हमने पहला पार्ट Q कर दिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 माइनस Q। तो इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा भैया, वो कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को K ले लेते हैं, Q 4 माइनस Q, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, d², ठीक है। ये मेथड 2 है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 रखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो निकालने पड़ेंगे। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा, K तो कॉमन है, कांस्टेंट है, d² कांस्टेंट है, जब अंदर वाले पार्ट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2Q और इक्वल टू 0, और बाकी मैंने 0 कर दिए, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो Q कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 माइक्रो कूलम तो 2 तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, आप ये वाली मेथड उठाएं जो मैंने आपको पहले बताई। आप इसको तब लगा सकते हैं अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q ईच आर फिक्स एट अ डिस्टेंस 2a अपार्ट, 2a डिस्टेंस पे है, अनदर चार्ज Q नॉट विद मास m इज प्लेस एट मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स। मान लीजिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक Q है, ये दूसरा Q है, और यहाँ पे आपने रख दिया है एक चार्ज और छोटा Q। तो आगे करें, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस Q का, जो Q नॉट कह रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है
टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन आएगा तो आप हमारे फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में भी जा सकते हैं। मैंने उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास 12 की तो कंप्लीट हो गई है, क्लास 11 की मैं फटाफट जेईई के पेपर तक कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको हाँ बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या देखना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमेशा एसएचएम का एक्सेलरेशन आएगा। तो एक बार ये वाला एक्सेलरेशन आएगा तो आपका ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा जैसे ही निकल गया तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2π/ओमेगा। अब एक्सेलरेशन कैसा आएगा साहब, भैया फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, जो हमें इसकी टोटल डिस्टेंस दे रहे हैं, आपको कितना दिया है, डिस्टेंस ऑफ 2a दिया है। ठीक है, तो मैं इसको जो ये हमारी यहाँ पर डिस्टेंस दी है इसको d लेके चलता हूँ। अगर ये d डिस्टेंस है, ठीक है, तो d डिस्टेंस से क्या होगा, x डिस्प्लेसमेंट आगे होगा या x पीछे होगा, क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x आगे या x पीछे। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स इस पे लगाएगा वो इस साइड लगाएगा, रिपेल करेंगे, और ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो F2 जो लगेगा वो हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, एक टुवर्ड्स राइट लगेगा, एक टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है आपके पॉजिटिव है। तो F1 अगर इस साइड लग रहा है तो F2 हमारा इस साइड लग जाएगा। तो F1 F2 होंगे कितने भैया, F1 हो जाएगा आपका KQ छोटा Q नॉट ओवर D। अब देखो F1 में क्या होगा, ये D अगर डिस्टेंस है टोटल, तो अगर प्लस x डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेस हो रही है स्मॉल ऑसिलेशन में तो D प्लस एक्स, और F2 में वो D माइनस एक्स की तरफ जाएगा, तो Q नॉट d माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो F इक्विवेलेंट हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, और जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, KQ। ठीक है, और माइनस के साथ आएगा क्योंकि नेट डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप। ठीक है, और K की वैल्यू मैंने K ही रख ली, और अंदर जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 4xd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे ये आपको मिलेगी फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो फोर्स है, फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है। कब होगा, जब आपकी अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन लगेगी कि एक्स आपका डी से बहुत छोटा है। अगर एक्स डी से बहुत छोटा है बच्चों तो आपको ये कंडीशन मिलेगी। उसमें करेंगे क्या, हम उस कंडीशन में जो छोटी वैल्यू है उसको अवॉइड कर देते हैं, तो हमारा d अवॉइड हो जाएगा, x अवॉइड हो जाएगा, बचेगा क्या d, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस KQ, और अपॉन में बचा क्या, 4πε खोल दिया मैंने, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट dq, ये आपका फोर्स आ गया, और इसके साथ एक x आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर से एक x हमारा क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, ये स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया भैया, तो नीचे d क्यूब आ जाएगा, x एलिमिनेट हो गया, ऊपर x बच गया। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है ये माइनस एक्स, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QQ ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट mdq, ये हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, जो भी f के साथ माइनस एक्स वाला टर्म है वो हमारा क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। ये शायद थोड़ा कट रहा होगा, मैं इसको इधर से लिख देता हूं। एक्सेलरेशन बन जाएगा आपका QQ ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, mdq, क्योंकि आपने फोर्स निकाल दिया, तो फोर्स निकाल दोगे तो आपका क्या निकल जाए, यहाँ से आपको क्या निकल के मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये पूरा टर्म जो है ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब रूट में ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख देना आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं कि 1 मीटर का, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, फॉर्मूला बहुत यूज हो रहे हैं इसमें। 1 मीटर का कोई वायर है जिसमें करंट इतनी है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है तो रेजिस्टिविटी भी दी है, तो कह रहे हैं फोर्स कितना होगा। देखो किसी भी पार्टिकल पे जो हमारा फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में QE, दैट मीन्स E लगेगा। अब देखो E तो हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने नहीं दिया है। ठीक हो गया, अब देखो लेंथ सब दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए
हमारे पास रेजिस्टेंस पता होता है हमें कि रो एल बाई ए से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आप इन सब की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे रो की रखते हैं, ठीक है, रो की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 की पावर -8, इस ये 1 है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा 1.7/2 इंटू 10 की पावर -2, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक रिलेशन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, E इक्वल टू रो जे, और इक्वल टू रो जे, और जे की वैल्यू क्या होती है, I/A, ठीक है, तो रो I/A हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे ही ये I/A हो गई तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू हमारी हो जाएगा I इंटू आर के बराबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जाएगा, I इंटू आर। तो हमारा E तो हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जो हमारी E है, E की वैल्यू में I की वैल्यू कितनी है, 1, और हमारा R निकल के आ गया ऑलरेडी 1.7/2 10 की पावर -2। सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे 3 पॉइंट चार्ज हैं, हमारे कितने पॉइंट चार्ज हैं, 3 पॉइंट चार्ज हैं, जिनका मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम, 0.16 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एट वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। तो पहले एक राइट एंगल ही क्यों ना बना लें, ये एक राइट एंगल है, मान के चलो ये एक राइट एंगल है बच्चों, ये हमारा A है, ये मेरा B है, और ये मेरा C है, ठीक हो गया। तो ये 5 माइक्रोकूलम है, और ये B वाला हमारा दिया है 0.16 माइक्रोकूलम, और जो C वाला है वो दिया है आपको 0.3 माइक्रोकूलम, और इनकी साइड भी दी है, ए बी दिया है 3, BC 3√2, और ये, ठीक है। तो ए बी दिया है 3, ये भी दिया है 3, तो ये अपने आप ही पाइथागोरस से 3√2 हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कह रहे हैं कि राइट एंगल कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे निकालो, आपको क्या निकाल के रखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर 2 लोग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, और देखो सारे पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज कहाँ पे लगाएगा, मान लो ये B वाला है, तो इसको मैं FB लिख लेता हूँ, इस साइड को लगाएगा फोर्स, और C वाला किधर को लगाएगा, इस साइड को लगाएगा, ये FC लगाएंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी √FB² प्लस FC²। भैया यहाँ तक सबको क्लियर आ गया होगा, ठीक है। बात आती है FB कैसे निकालेंगे, तो वही FB के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 Q2। तो एक चार्ज ये है हमारे पास, एक चार्ज ये है, तो 16 5 अगर इसको आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0.16, ठीक है, 0.16 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइक्रोकूलम है तो कूलम में ही बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा कूलम में 10 की पावर -6 है तो -12, तो 80, 9 से 9 कट गया, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 न्यूटन। और FC की वैल्यू अगर आप निकालें, FC जो दिया है आपको, ये भी वही हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। आप समझ रहे होंगे फॉर्मूला हम को क्या यूज कर रहे हैं, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। ये 0.3 है और ये 5 है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 1.5, तो इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस के हो जाएंगे 12, और डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, FC की वैल्यू आ रही है 15 न्यूटन, ठीक है। तो FB है आपका 8 न्यूटन, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। FC 15 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 64, और 289 होता है 17, तो आंसर होगा 17 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल आर प्लेस डी डिस्टेंस, अगर एक ये है मान लेते हैं +Q, एक ये है मान लेते हैं +Q, तो ये दोनों भैया D डिस्टेंस पे हैं। कह रहे हैं कि एक थर्ड चार्ज +Q प्लेस एट अ डिस्टेंस x, एक कोई थर्ड चार्ज है +Q जिसको आपने x डिस्टेंस पे रखा है। द वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। देखो बच्चों ये वैसे ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जब भी 2 चार्ज पॉजिटिव हैं और ये x डिस्टेंस पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तीसरा चार्ज रखें, तो x की जो वैल्यू है ना वो d/2√2 आएगी, तो वो इक्विलिब्रियम बनेगा। ये बात आप ध्यान रख लो, कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक फोर्स इस साइड लगाएगा, ठीक है,
और ये वही इस पर एक फोर्स लगाएगा, इस साइड लगाएगा, और दोनों बराबर फोर्स होंगे, आप सभी को पता है। क्योंकि ये डी है तो ये d/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से x² d²/4, और अगर इसको आप r ले लेते हैं तो ये भी r हो जाएगा। तो f और f दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो इसके जो कंपोनेंट है, इस साइड को cos थीटा आ जाएगा, इस साइड को क्या आ जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। f नेट कितना आ जाएगा आपका, दो कंपोनेंट हैं तो 2f cos थीटा आ जाएगा। तो 2 तो 2 ही है, f की वैल्यू रख दोगे आप k छोटा q बड़ा Q, और अपॉन में डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, मैं फिलहाल r ही लिख रहा हूँ तो r² हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/r। ठीक है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए इसको, के क्यू एक्स ओवर आर की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा x² प्लस d²/4 की पावर 3/2। ठीक है, ये 2 भी था। अब जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्विलिब्रियम देखेंगे तो x की वैल्यू यही निकलेगी, आप चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपके इजी क्वेश्चन थे और बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं एक बार PYQ जरूर करके जाएं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो 2 पार्ट वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया था कि 2 पार्ट में जब हम ब्रेक करेंगे तो बताइए कि कितना उसका जो हमारा नॉर्मल जो कितना वो हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी कि जिसमें वो बराबर फोर्स लगे। तो वो 2 पार्ट वाले क्वेश्चन हैं। और अभी ये जो d/2√2 वाला क्वेश्चन आया था, इसको अगर आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि यार जब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हमारा x = d/2√2 पे हमारा मैक्सिमम लगता है, तो आप अपने टाइम बचाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना डायग्राम भी दिया है। डायग्राम कैसे दिया है, एक ये है, एक 2 मीटर ये है भैया, यहाँ पर B1 लिखा था उन्होंने, और एक 2 मीटर ये है, यहाँ पे B2 लिखा था, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन भी 1 मीटर है, और एक यहाँ पे B3 लिखा था, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, ऐसे करके एक डायग्राम बनाया था। कह रहे कि 3 आप इसमें लिख रहे हैं, जो B1 B2 है ना बॉल है, कह रहे इनका चार्ज 2 कूलम है, सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट P 2 मीटर ईच एज शोन इन फिगर, दे फॉर्म इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 1। तो कह रहे हैं इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड हमारी 1 है। आगे क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल विल बी। तो नेट फोर्स आपको बताना है। देखो अगर आप किसी भी 2 बॉल के बीच में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लो आप F1 और F2 देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, तो Q², तो 4πε0, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मान लो L², जो उनके बीच की डिस्टेंस है जो हमारी ये है, मान लो ये L है, कोई भी 2 ले लो आप, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इनका रिजल्टेंट कितना आएगा। ऐसे तो F1 F2 बहुत होंगे ना, अगर आप B से A पर लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, मान लो ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। ठीक, तो अगर इक्विलेटरल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पैरेललोग्राम लॉ से F नेट निकाल दो, A² F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इक्विलेटर में ये एंगल 60, तो इधर भी 60 हो जाएगा। तो F1 F2 तो दोनों बराबर है क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो F1 F2 की जगह F रख लो, cos 60 की हाफ हो गई, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके √3 F1² या √3 F मान लो। ठीक है, इसको आप F एज्यूम कर लो। ठीक हो गया। अब ये हमारा क्या है, पूछा यही है कि F नेट और किसी भी एक के बीच का रेशियो बताओ, तो F नेट ओवर F कितना आ जाएगा, सिंपल √3। और ये क्वेश्चन बच्चों NCERT से है। अगर मैं आपको बताऊं, ये NCERT में आपने पहला वाला एग्जाम्पल किया होगा, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, बस लैंग्वेज का खेल था। अच्छा जी, आगे जो अब हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को इसमें दिखे ही नहीं, 2 क्वेश्चन है, पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर एक मैप बनाता हूँ और ख़त्म करता हूँ। कह रहे हैं कि 2 हमारे पास डायपोल हैं जिसका डायपोल मोमेंट दिया है। डायपोल मोमेंट का मतलब है P दिए हैं आपको, P पहले का दिया है और P दूसरे का दिया है। यूनिफॉर्म फील्ड E पहले का है, E दूसरे का है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क,
तो मैं टॉर्क होता क्या है P क्रॉस ई या PE साइन थीटा, तो मैक्सिमम हो गया भैया 90 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा PE। तो 2 के लिए अगर आप लगाओगे तो ये करना है, बताओ। अब अपनी अपनी किस्मत है भैया, किसी के उसमें ये क्वेश्चन आए हैं, किसी के उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव आए हैं, बट लेकिन बच्चों बैलेंस पेपर आता है। अगर आपके उसमें ये क्वेश्चन आया तो कुछ और टफ आएगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू रख लो, इसको P1 कर लो, इसको P2 कर लो, ये पहले का E1 कर लो, इसको E2 कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे ना 1/6 आ रहा है, आप देख लेना 1/x आंसर है तो x 6 हो जाएगा। सेकंड कह रहा है, देखो ये एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड था, कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द चार्ज में इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड है तो इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डायपोल विल नॉट जीरो, ये बच्चों गलत है, नेट फोर्स जीरो होता है, तो सी ऑप्शन। मैं एक फटाफट आपको डायपोल का एक मैप बना देता हूँ आपके दिमाग में, जो छप जाए, जो हमारे PYQ को फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों आपका चैनल है, चैनल नया ज़रूर है लेकिन बहुत जल्दी ये चैनल पुराना होगा सबके लिए, सबके जुबान पे होगा। और अगर आप चैनल पे आते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, देखो उसमें रुपये भी नहीं लग रहे हैं आपके, एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है। जैसे एक कोई था बच्चा, वो नाम तो आजकल आईडी कुछ अलग ही होती है, यूजर कुछ आ रहा था, उन्होंने कमेंट किया था, अच्छा लगा कि उसको पसंद आया होगा, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ही आपसे भी एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, डायपोल होता है क्या है बच्चों, ये देखो, जैसे ना कोई एक चार्ज है +Q और एक है -Q, इसको किसी फाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम सेपरेट कर दें, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। आपकी बुक्स में जनरली 2 वे होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना A हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट जो हैं, उनको अगर हम सेपरेट करें, वो एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, जिसको हम लिखते हैं 2AQ, कितनी उनके बीच की डिस्टेंस है और कितना चार्ज है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, मतलब माइनस से प्लस होती है। माइनस से कहाँ को होगी, प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। अब देखो जनरली यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आएगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आएगा तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। जैसे आप किसी डायपोल के यहाँ पे निकालोगे, एक्सिस पे निकालोगे, तो उसको बोलते हैं एक्सियल कंडीशन, और अगर आप इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं पर निकालोगे तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन, ठीक है। अगर आप कोई भी आपको डायपोल दिया है, जैसे -Q है, ये +Q है, आप इसके यहाँ पे निकालते हैं तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन, यहाँ पे करेंगे तो एक्सियल कंडीशन। तो एक्सियल कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, K तो 1/4πε0 है, P जो है हमारा वो ये रहा, और जो हमारा R है वो डिस्टेंस है कि कितनी दूर निकाल लो हो इस सेंटर से कितनी दूर निकाल ले हो। और वहीं अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल कंडीशन में, तो पोटेंशियल होता है KP/r², ठीक है। और इक्वेटोरियल कंडीशन की बात करूं, इक्वेटोरियल अगर आप निकालते हैं तो वो KP/r³ होता है, और अगर पोटेंशियल इक्वेटोरियल में निकालते हैं तो 0 होता है। दैट्स वाई कि ये इक्वेटोरियल प्लेन भी बनाता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और है, अगर आपको जनरल पॉइंट का पूछ दें, तो जनरल पॉइंट में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है आपको किसी एंगल पे पूछ लिया जाए कि भैया इस एंगल पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो वो होता है KP/r³ √1 + 3 cos² थीटा, ठीक है। जैसे एक्सियल का निकालना है, थीटा 0 रखिए 4, तो ये आंसर बन जाएगा। और इक्वेटोरियल का जो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो होता है KP cos θ/r², ठीक है। K की वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, 1/4πε0 K की वैल्यू है।
अब देखो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, अगर डायपोल पढ़ ही रहे हैं, अगर आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, वैसे मैंने फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में काफ़ी अच्छे से बताया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अगर आप डायपोल को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं और किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, दो कंडीशन है। अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा और टॉर्क जो लगेगा वो P क्रॉस E होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारी -P.E होगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो फोर्स नॉन जीरो होगा, टॉर्क भी नॉन जीरो होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, यूनिफॉर्म फील्ड में इसका जो टाइम पीरियड होता है वो, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं 2023 में, वो होता है बच्चों आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया P इंटू ई। तो जब भी वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा कोई भी डायपोल घूमेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है। कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी दो कंडीशन है, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है P डॉट ई मतलब P कॉस थीटा। अगर हम डायपोल को थीटा 0 डिग्री पर रखेंगे, थीटा 0 डिग्री पर रखेंगे तो वो हमारा स्टेबल कहलाया जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर हम 180 में रखें तो इसको हम अनस्टेबल कहते हैं, और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये बात ध्यान कर लीजिए, ध्यान देख लीजिए। और कई बार क्वाड्रपोल का आ जाता है तो उसमें फिर 4 रिलेशन डिपेंड करता है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको रो दिया है और पूछ रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम इतना एस ऑन इतना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, ठीक है। तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे, ठीक। तो जैसे देखिए किसी भी जनरल पॉइंट पे जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं दिया है, ठीक है, कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, उस पर आप गाउसियन सरफेस खींचेंगे तो गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है 4πr², जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये इसकी r रेडियस है, आपको इस P पॉइंट पे निकालना है, तो हम इसको r एज्यूम करके एक गाउसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो कि ऐसे होगा, ठीक है। और क्यू एनक्लोज हम निकाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब क्यू एनक्लोज कैसे निकलेगा भैया, तो क्यू एनक्लोज निकल जाएगा रो के टर्म में 0 से लेके r तक रो dv, ठीक है। रो का फॉर्मूला लगा देंगे, रो इक्वल टू क्या होता है dq/dv, जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी तो फॉर्मूला रखिए 0 से r, और रो को आप यहाँ पे रख दीजिए रो नॉट 3/4 माइनस r/r, और जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है भैया। सॉल्व कर दो आप। अब है ही क्या इस क्वेश्चन में, देखिए अब इसको जब हम r 4π कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, रो नॉट कांस्टेंट है, और अंदर के पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 r की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम हटा के यहाँ पे r की पावर 3 कर लेते हैं, माइनस r की पावर 4/4r, ये हमारा q आ गया। इस q की वैल्यू को उठा के आप रख दीजिए इस इक्वेशन नंबर 1 पे, और सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों 2022 ही में नहीं, 2019, 15, 17 बहुत बार आ गया है, बिट्स पिलानी में आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर कांस्टेंट रहता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड और चार्ज कंडक्टर परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल सही है बच्चों, किसी भी कंडक्टर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन है, एक आपको ये क्या दिया है भैया, सिलेंडर दिया है जिसकी लेंथ L है, और आपसे कह रहे हैं कि अगर ये एक्सिस है इसकी, ठीक है, तो एक्सिस के x डिस्टेंस यहाँ पे
ये आपको डायग्राम गिवन है, रो दिया है, तो करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा। देखो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा। अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कि आपका एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि इसमें तो लैम्डा चार्ज है प्लस लैम्डा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। तो वही जो अभी मैंने आपको बताया, जो भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉस लॉ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो यहाँ पे Q जो होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू जो भी हमारा वॉल्यूम है जो अभी हमने निकाला था। तो पाई, अगर रेडियस x है तो एरिया इनटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जो ds है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स एच इक्वल टू आपका ये बन जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसको आप ध्यान से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है ना, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखेंगे, जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है तो हमें ये फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करना है। और सिलेंडर के केस में ना हमें सब पता है, एरिया पता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ या हाइट जो भी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, एच से एच कट जाएगा। तो ये आएगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा रो ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 2 एप्सिलॉन ओवर रो। तो अगर ये रखेंगे तो पूरा ही कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है शायद ऐसे ही सर्कुलर मोशन वाला। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल है जिनकी स्पेयर है जिनकी रेडियस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। कह रहे हैं इफ द स्पेयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग स्पेयर। तो जब भी कंडक्टिंग वायर, तो बच्चों जब भी ऐसा लिखा रहता है कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों जो स्पेयर है आपके वो कॉमन पोटेंशियल शेयर करेंगे। तो पहले का जो पोटेंशियल होगा वो दूसरे के पोटेंशियल के पक्का बराबर होगा, क्योंकि तब तक वो वहाँ फ्लो होगा चार्ज का जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और किसी भी गोले का जो पोटेंशियल है उसका जो फॉर्मूला है वो होगा आपका के क्यू बाई आर, ठीक है, और के क्यू बी ओवर आर बी। के से तो के कट गया। अब आप यहाँ से देखिए जो क्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है गोले का, पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, तो ई पहले वाला और ई दूसरे वाले का जब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी कंडक्टिंग स्पेयर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आर स्क्वायर होता है, और क्यू जो वैल्यू है हमारी यहाँ से अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से पहले आप ये बना लें क्यू ए ओवर क्यू बी की जो वैल्यू होगी वो आर ए ओवर आर बी की वैल्यू होगी। तो अगर इन दोनों से आप बनाएं तो कितना हो जाएगा भैया, क्यू ए ओवर क्यू बी इंटू आर बी ओवर आर ए का स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व कर दीजिए, एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्यू ए ओवर क्यू बी की वैल्यू क्या है, आर ए ओवर आर बी। तो आंसर आ जाएगा एक कैंसिल होके 10/5, तो 2:1। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्पेयर इज इतना ही जितना, और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया आर कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज। तो देखो नंबर ऑफ जो इन्होंने लिखा है लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी गोले का आपको पता होना चाहिए, वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और पी बाई क्यू में इसका जलवा रहा है कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में कई बार पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। जब सबकी वैल्यू रखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 45 इंटू 10 की पावर समथिंग। ये आया कहाँ से सर फॉर्मूला, देखो के की वैल्यू तो आपको पता ही है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप क्यू की वैल्यू रख दो उसमें, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब 4 पाई आर क्यूब, और नीचे तो क्या है आर स्क्वायर। सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर बच गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स होगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा 6x, वो भी किसका, माइनस का। अब इसमें वाई जेड तो है ही नहीं, तो x कितना है 1, तो आंसर अगर x 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा -6।
लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स ही कंपोनेंट है ना, तो एक्स कंपोनेंट है तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्ज ए और बी हैं जो इतना इतना है, प्लेस डी डिस्टेंस अपार्ट। एक चार्ज मान लो ये है 8, मैं इसको वैल्यू ना लिख के एक को क्यू लिख लेता हूँ और एक को माइनस क्यू लिख लेता हूँ, डी डिस्टेंस दोनों हैं। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट, अच्छा ओ पे निकालना है भैया कितना होगा। अच्छा ये भी दिया है 6.4 इंटू 10 की पावर 4 हमारा इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूछ क्या रहे हैं, अच्छा डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो बच्चों, जो इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसकी वजह से और प्लस इसकी वजह से, दोनों की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा, तो के क्यू बाई डी बाई टू, मिड पॉइंट मतलब डी बाई टू, प्लस के क्यू ओवर डी बाई टू, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10 की पावर 4। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व नहीं भी करते हैं ना, यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है शायद, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसमें जो हमारा इसका चार्ज है वो क्या क्या है वो हमको दिए हैं। पहला जो चार्ज है वो है आपका Q/2, दूसरा Q है और तीसरा भी Q/2 है। 3 चार्ज दिए हैं। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर ऑफ चार्ज। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर इसका Q/2 है, सीक्वेंस में रखना है इसको, ठीक है, इसका Q है और इसका Q/2 है, तो कह रहे हैं कि ये जो चार्ज है यहाँ पे यहाँ पे क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर ऑफ B। अगर हम इसको A कह दें, ये डायग्राम दिया है आपको, ऐसे ही मैं बना नहीं रहा हूँ, C और D। तो देखो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये होमवर्क दूंगा मैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को होगा, ये निकालिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो इसके रिजल्टेंट इस वाले चार्ज के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी, ये C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो रिजल्टेंट है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा, D का, दोनों को इक्वल करना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये ड्रॉप प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लिया गया है, इस बार इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है। ठीक है, तो क्या रहे हैं, कहना है 64 कंडक्टिंग ड्रॉप, कितने ड्रॉप मिले हैं, 64, ईच रेडियस इतना इतना। देखो जब भी एन ड्रॉप मिलती हैं, एन स्मॉल ड्रॉप हमारी मिलती हैं, तो होता क्या है, एक बिगर ड्रॉप बनाती हैं। तो यहाँ से आपको रेडियस का रिलेशन निकलता है, बिगर का कैपिटल आर है, तो आर की वैल्यू निकलती है एन की पावर 1/3 आर। तो ये बिगर का हमारा क्या निकलता है, एक रिलेशन निकलता है। सिमिलरली अगर चार्ज देखें तो बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना है, एन टाइम्स क्यू, क्योंकि अगर ये क्यू है, ये आर है, तो ये बड़ा क्यू है भैया, ये बड़ा आर है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 64 की पावर 1/3 आर, तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 आर। ठीक है, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 64 है हमारे, तो 64 क्यू। अब पूछा क्या है इसमें, सरफेस चार्ज का डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज का डेंसिटी तो आप सभी को पता है, बिगर ओवर स्मॉलर अगर आप लगाओगे, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A होता है, तो सिग्मा Q/A होगा, तो ये निकल के आ जाएगा Q बड़ा वाला 4 पाई कैपिटल आर, छोटा वाला Q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर। रख दो सबकी वैल्यू, रख दोगे तो आंसर क्या बनेगा, 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, ये Q है तो Q से Q कट जाएगा, लेकिन 64 ऊपर हो जाएगा, R/R जो है हमारा 4, तो मतलब ये आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सरल होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था सेम ऐसे, अब इसमें क्या करा, देखो अभी भी हमने देखा था कि बिगर ड्रॉप की जो रेडियस है वो स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस के ये होती है। ठीक है, और जो बिगर ड्रॉप का चार्ज है वो स्मॉलर ड्रॉप के चार्ज के एन टाइम क्यू होता है। अगर आपसे इसमें इन्होंने कह दिया इसी क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो भैया जो पोटेंशियल होता है वो हमारा जो नया पोटेंशियल हो जाएगा, V1 कर लेता हूँ उसको, वो n की पावर 2/3 स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम कैपेसिटेंस में इसको ड्राइव भी करेंगे, अगर कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं तो वो n की पावर 1/3
सी हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल का आप कमेंट करना कि कितना आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं कि एक हमारा वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और वो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब कोई ऐसे हमारा वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस पे ई लग रहा है, तो कह रहे हैं कि ये मास भी दिया है, फॉल हो रहा है, तो फॉल हो रहा है तो इसका वेट नीचे को लगेगा mg। तो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ चार्ज बताओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लगेगा मतलब फोर्स भी ऊपर को लगेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में F इक्वल टू mg हो जाएगा, तो ई क्यू इक्वल टू mg हो जाएगा। और यहाँ से आपको निकालना क्या है, क्यू तो निकालना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में mg ओवर ई हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए तो इसका आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 2 वाला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखो 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखो, कह रहे कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, आगे पूछ रहे हैं इसमें कि इसमें चार्ज रो एक डेंसिटी है और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर। इसकी जो रेडियस है ना वो आर है, ये जो रेडियस है वो आर है। कह रहे कि एक चार्ज क्यू है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ सिलेंडर। अब यहाँ पर एक कोई चार्ज है क्यू और वो माइनस ही होगा तभी रिवॉल्व करेगा, ये पॉजिटिव है ना डेंसिटी, तो ये माइनस ही होगा, रिवॉल्व कर रहा है मतलब इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसा हमको दिया है, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब देखो आपको इतना तो पता है ना कि सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आर कौन सा वाला, छोटा आर, क्यों, जहां तक भी वो रिवॉल्व कर रहा है वो वाली डिस्टेंस लगेगी, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू अगर आप रो के टर्म में रखेंगे तो रो इंटू ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जब भी कोई गोल घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो उसमें जो सेंटीमीटल फोर्स है भैया वो बैलेंस करेगा अदर फोर्स को, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो यहाँ से आप mv² अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, QER हो जाएगा। अगर इसे हाफ से इंटू कर दें, हाफ mv² तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से E की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी निकल के आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है तो इसको आप कर लीजिएगा एक बार। 13 क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं देखिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है 13, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं जिसका मास दिया है, आपका कितना 10 ग्राम, चार्ज भी दिया है, प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन L। किसी हॉरिजॉन्टल टेबल में है जिसका सेपरेशन L है। तो पूछा ये जा रहा है सच दैट दे आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना तो फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो देखो बच्चों इसमें कोई भी दो है, जो फोर्स लगेगा पहले तो आप ये देखिए कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लग जाएगा K, दो चार्ज Q/L², जो उनके बीच की डिस्टेंस L है, ठीक है। अब अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में है दैट मीन्स जो F की वैल्यू है ना वो μn के बराबर होगी। क्लास 11 का टॉपिक लगा दिया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अब जो n है आप ये भी कह सकते हैं सर n जो होता था क्लास 11 में, जैसे कोई ये है तो इसमें n है वो हमारा mg के बराबर होता था वेट के, तो μmg इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ²/L² होगा। निकालना क्या है L, तो L इधर भेजो तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ²/μmg √ में। बस सॉल्व भी तो करना है, बस हमें डरा दिया जाता है, वैल्यू पुट करना 12 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अच्छा जी 14 सेंटीमीटर में डायग्राम बना देते हैं। ये एक डायग्राम बना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है P2 जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और यहाँ पर एक पॉइंट है P1 जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। कहने P1 P2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो बच्चों जो हमारी वो होती है कोई प्लेन सीट होती है, आपने गॉस लॉ का डेरिवेशन किया होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E = σ/2ε0। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है भैया, डिस्टेंस। तो इसमें आंसर सही कौन सा होगा, सी वाला। डिस्टेंस बढ़ने के साथ वो नहीं बढ़ता। आगे है एक ही क्वेश्चन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में है। तो जैसे मान लो ये आपको डायग्राम दिया है, ये दो प्लेट हैं प्लस और माइनस,
और ये ऐसे दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से भेजा और वो एक टाइम में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा के यहाँ पहुँच गया और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एंगल बताइए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये डेरिवेशन किया होगा तो टेन थीटा जो होता है यहाँ पे वी वाई ओवर वी एक्स होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और हमने फाइनल वेलोसिटी कितनी दी, क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं तो वी एक्स दे रहे हैं, तो एक टाइम बाद क्या हो रहा है, ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो वेक्टर से आप देख सकते हैं कि टेन थीटा वी वाई ओवर वी एक्स होगा। तो अब बात आती है कि वी वाई कैसे निकलेगा। तो इनिशियली अगर आप न्यूटन का लॉ लगाएं तो यू तो जीरो था क्योंकि एक्स ही था, यू हमारा वाई डायरेक्शन में जीरो था तो एक्स डायरेक्शन में ही था, तो ये तो जीरो प्लस वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, तो आपका हो जाएगा ए वाई इंटू टी। अब ए वाई कैसे निकलेगा, देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है क्यू ई बाई एम, तो यहाँ से तो ए निकल जाएगा। टी कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको डिस्टेंस दे रखी है कि ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर ये लिखा है इन्होंने, और इसमें इन्होंने कुछ और हाँ स्पीड भी दे रखी है, तो टाइम निकल जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में 1/2 कर लीजिए, तो 1/2 सेकेंड तो टाइम हो गया, और एक्सेलरेशन की बारी आएगी तो ए वाई हो जाएगा आपका क्यू ई बाई एम, तो ई बाई एम, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है इन्होंने ताकि ई एलिमिनेट हो जाए 8m बाई ई, तो m से m कट गया, e से e कट गया, तो बचा 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पे रखोगे तो 8/2 आ गया 4, तो वी वाई कितना आ गया 4, तो वी वाई हमारा 4 हो गया, और x कितना दिया था, x 2 दिया था, तो 4/2 2, तो टेन थीटा 2, तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो ये काफ़ी बार पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कंप्लीटिंग सरफेस वाला क्वेश्चन है, जैसे ये एक हमारा हेमिस्फीयर है, आपका एक चार्ज यहाँ पे रखा है, तो कह रहे हैं फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों गॉस लॉ यहाँ पे हम लगाएंगे, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट क्लोज बॉडी का जो हमारा फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आधे का कितना हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक फेमस क्वेश्चन इसमें ये भी है, आप इसको बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके, कि अगर ये एक हमारा सरफेस है जिसकी ये वाली साइड है ए, ठीक है, और ये वाली साइड है ए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कई बार जे में आ गया है। तो a/2 पे आपने कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा है, तो इस फेस से हमें फ्लक्स बताना है कितना होगा। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता है, एक बार आप ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपने पसंद किया होगा। आज हमने क्वेश्चन ही किए क्योंकि 26 क्वेश्चन हो गए थे, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा थ्योरी नहीं बताई। अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिस्ट लगा दूंगा उसकी, फॉर्मूला रिवीजन की, आप उसको फॉलो करिए और फटाफट अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो मेरे को फॉलो करें, जिसको नहीं चाहिए मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। देखो 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आप किसी कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, और कोचिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वहाँ पढ़ाया जाता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग का जो भी आपको काम मिलता है उसके अलावा आप पहले रिवाइज कीजिए सारा कोचिंग का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ना आप अपने मिनी टारगेट बनाइए। मिनी टारगेट में आप क्या करिए, मिनी टारगेट में कोचिंग का ही बहुत मटेरियल आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो कोचिंग का मटेरियल पढ़िए सबसे पहले तो वही पढ़ना है थ्योरी के लिए, ठीक है। प्लस उसके साथ आपने एनसीईआरटी लगा लेनी है, प्लस उसके साथ पीवाईक्यू लगाने हैं, और सफिशिएंट है। और पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं, 2020 से 2023 तक लगा दो, बहुत है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हैं, आपने घर में ही कोई कोचिंग ली है लेकिन आप कोचिंग नहीं जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी से आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। आप वहाँ पर लेक्चर स्किप भी कर सकते हैं टीचरों के, जब जो आपको पसंद नहीं आते हैं। तो आप जो भी टॉपिक उठाते हैं, अगर सेल्फ स्टडी में है, टॉपिक की सबसे पहले ना आप थ्योरी करिए, सबसे पहले उसकी पूरी थ्योरी करिए। थ्योरी करने के बाद आप क्या करिए ना, जब थ्योरी कर रहे होंगे तो एक बार अपने बगल में एनसीईआरटी भी रखिए, और खुद से उसमें सारे जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप देख लीजिए, ठीक है, अभी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप जाइए पीवाईक्यू में, और जैसे ही आप पीवाईक्यू कर लेते हैं ना, इन सब की एक समरी बनाओ, अपने एग्जाम के दिनों के शॉर्ट नोट्स, ठीक है,
और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैं आपको सजेशन दूंगा कि फॉर्मूला रिवीजन देखिए आप मेरी, या किसी की भी फॉर्मूला रिवीजन देखिए जो आपको बेस्ट लगती है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।